अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं लेट्स मार्च इस चैप्टर का वर्कशॉप का लैंग्वेज स्टडी का पार्ट। इसे मैंने सेपरेट इसलिए बनाया है बिकॉज इस चैप्टर में लैंग्वेज स्टडी में काफ़ी ग्रामर के टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक को हमने डिटेल में देखा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैच द sentences given in part A with the sentences given in part B. Note the differences in structure. पार्ट ए के जुमलों को पार्ट बी के जुमलों से मैच करना है। पहला जुमला क्या है? ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया। इसे मैच किया एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया किडनैप्ड हिम। इन दोनों जुमलों के मतलब एक ही है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो सब्जेक्ट है वो उनमें उनका जो पोजीशन है उसमें डिफरेंस है। यहाँ देखिए पहले ही से शुरुआत हो रही है, ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया, और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया से शुरुआत हो रही है। एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया किडनैप्ड हिम, मतलब एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। जो सब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन बदल जाती है। दूसरा सेंटेंस क्या है? द चाइल्ड वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसे मैच किया है दे फोर्स्ड द चाइल्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब यहाँ पर भी मतलब बिल्कुल सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इन टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ये होते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए हम पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझते हैं। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? अ सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग द एक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। द कैट वॉज चेसिंग द माउस। In this sentence, the cat is the subject, was chasing is the verb, and the mouse is the object. Subject क्या होता है? हमारे जुमले का फाइल होता है। जो जुमला है वो बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वर्ब से रिलेटेड एक्शन कौन कर रहा है। तो इस केस में वो है कैट। अब जो एक्टिव वॉइस होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता है? A sentence is written in passive voice when the subject of the sentence has something done to it by someone or something. यानी उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन नहीं कर रहा होता है, उस पर एक्शन हो रहा होता है। जैसे द माउस वॉज बीइंग चेस्ड बाय द कैट। अब ऊपर वाले सेंटेंस को हमने अलग तरीके से लिखा है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं द माउस वॉज बीइंग चेस्ड, कि जो चूहा है उसके पीछे बिल्ली भाग रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर माउस सब्जेक्ट हो चुका है और कैट ऑब्जेक्ट हो चुका है। पैसिव वॉइस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बाय का इस्तेमाल करते हैं कि कौन एक्शन कर रहा था हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, वो बताने के लिए हमें बाय का इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहाँ पर हम बाय द कैट कह रहे हैं, तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस विदाउट बाय। कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमें पैसिव वॉइस में बाय का इस्तेमाल नहीं करना होता है या हम नहीं करते हैं। जैसे ये इस मिसाल को देखिए, द बुक शेल्फ वॉज नीटली अरेंज्ड। बुक शेल्फ को नीटली अरेंज किया गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता किसने किया था। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कब लिखते हैं? जब हमें ये नहीं पता कि ये एक्शन किसने किया, या ये जानना ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर मुझे ये जानना ज़रूरी है कि बुक शेल्फ अरेंज हुआ था, किसने किया था दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हमें सेंटेंस में बाय का इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं द बुक शेल्फ वॉज नीटली अरेंज्ड बाय समवन, बिकॉज हमें नहीं पता किसने किया था। अब वर्कशॉप की मिसाल को वापस देखते हैं। ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया। ये कौन सा वॉइस है? दोबारा पढ़ते हैं सेंटेंस। ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बताया जा रहा है कि किसने किया था बाय का इस्तेमाल करके। ये है पैसिव वॉइस। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया किडनैप्ड हिम। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है कि एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया जो
सब्जेक्ट है, उसने उसका किडनैप किया। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दे फोर्स्ड द चाइल्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। दे सब्जेक्ट है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, उन्होंने चाइल्ड को फोर्स किया, ये है एक्टिव वॉइस। अब अगला सेंटेंस क्या है? द चाइल्ड वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये है पैसिव वॉइस। लेकिन यहाँ पर तो बाय नहीं है, तो हम कैसे पहचानते हैं कि ये पैसिव वॉइस है? क्योंकि हमें ये पता है कि चाइल्ड फोर्स किया गया था, उस पर एक्शन हुआ था, लेकिन किसने फोर्स किया था ये हमें नहीं पता है, यानी वो पार्ट हिडन है। तो अगर इसे हमें कंप्लीट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय देम, दे फोर्स्ड, राइट? तो जब हम उसे बाय में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? बाय देम। लेकिन बाय देम लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर हम सिर्फ द चाइल्ड वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली लिखें तो सेंटेंस कंप्लीट होता है, और ये हमें पता चलता है कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द चाइल्ड, उस पर एक्शन हुआ था, उसे फोर्स किया गया था। Observe the following underlined phrases. Here have or has are followed by the past participle form of the verb. This construction indicates the perfect present tense. Find more such sentences from the speech. पहले present perfect tense को समझते हैं। The present perfect tense refers to an action or state that either occurred at an indefinite time in the past. Example, we have talked before. यानी कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका कोई टाइम नहीं पता है। जैसे वी हैव टॉक्ड बिफोर, यानी हम पहले बात कर चुके हैं लेकिन किस वक्त ये पता नहीं है। और बिगैन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम, यानी जो पास्ट में शुरू हुई थी और अब तक चल रही है। एग्जाम्पल, ही हैज़ ग्रोन इम्पेशेंट ओवर द लास्ट आवर, यानी कि वो 1 घंटे से बैठा है और अब वो सब्र नहीं कर पा रहा है, मतलब पास्ट से एक्टिविटी शुरू होकर अब तक चल रही है। दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय हैव और हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। द फर्स्ट एलिमेंट इज हैव और हैज। डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट द वर्ब इज कॉन्जुगेटेड विथ। इसका क्या मतलब है कि अगर आई, यू, वी है और दे है तब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ही, शी, इट है यानी किसी तीसरे इंसान की बात हो रही है तब हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव अ बैग, और मुझे अगर ही का इस्तेमाल करना है या शी का या किसी का नाम का, तो मैं क्या कहूंगी? ही हैज अ बैग, इकबाल हैज अ बैग। ओके, ये जरूर याद रखिए, अक्सर उर्दू मीडियम के बच्चे इसमें गलती करते हैं। और सेकेंड पार्ट क्या है? द सेकेंड एलिमेंट is the past participle of the verb, which is usually formed by adding ed or d to the verb's root. जब भी हम past की बात करते हैं तो जो हमारा verb होता है उसमें ed या d लगता है, जैसे walked, cleaned, played, jumped। इससे हमें पता चलता है कि एक्टिविटी past की है, माजी की है। और इंग्लिश में लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसमें irregular past participles होते हैं, जैसे कि डन, सेड, गॉन, नोन। इन अल्फाजों को आपको याद करना पड़ता है, इनका कोई रूल नहीं होता है। अब हम हमारे एग्जाम्पल्स दोबारा देखते हैं। पहला क्या दिया है? वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। हैव मेड, इससे क्या बन जाता है? इससे बनता है हमारा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। क्योंकि ये वी है इसलिए हैव का इस्तेमाल हो रहा है। मेड, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये पास्ट पार्टिसिपल किस वर्ड का है? मेक का। जो रूट वर्ब है, बुनियादी जो वर्ड है वो है टू मेक, और इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है मेड। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। अब दूसरा वर्ड, दूसरा सेंटेंस, वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स। तो प्रिवेंटेड ये बनता है प्रिवेंट से, रूट वर्ब है टू प्रिवेंट, प्रिवेंटेड। थर्ड इज इट हैज हैपेंड। अब यहां देखिए हैज का इस्तेमाल हो रहा है, वो क्यों?
because we are using it. It has happened. और happened किसका past participle है? happen का. अब हम हमारे sentences बनाते हैं जो हमने हमारे lesson से select किए हैं. I have freed a child from slavery. Freed, to free, past participle freed. I have looked into their frightened and exhausted eyes. To look ka looked. We have reduced the number of out of school children by half. Reduce say reduced. In the following sentences, the underlined words are called infinitives. Find such examples from the speech and underline the infinitives. सबसे पहले infinitive क्या है ये देखते हैं. An infinitive usually begins with the word to and is followed by the base form of a verb. The simple form of the verb that you find in the dictionary. Examples of infinitives include to read, to run, to jump, to play, to laugh, to cry, to eat and to go. यानी जैसे हम कहते हैं खाना, बैठना, उठना, ये बुनियादी फॉर्म होता है वर्ब का. तो आमतौर पर जो हमारा इन्फिनेटिव होता है वो to से शुरू होता है. However, there are times when it is not used with to. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फिनेटिव होता है उसके पहले to नहीं लगता है. वो कब होता है? The infinitive is used without to after modal auxiliary verbs will, shall, would, should, can, could, may, might and must. जब इन अल्फाजों का इन वर्ब्स का यूज होता है तब जो इन्फिनेटिव होता है उसके पहले टू नहीं लगता. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, कैन यू हिट अ सिक्सर. तो यहाँ पे कैन का इस्तेमाल हो रहा है और हमारा वर्ब कौन सा है? हिट. तो हिट के पहले टू नहीं लगा है लेकिन यहाँ पर हिट इन्फिनेटिव का काम कर रहा है. वुड यू लाइक बिरयानी और पास्ता. यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए लाइक जो हमारा वर्ब है उसके आगे टू नहीं लग रहा है. मे आई सजेस्ट समथिंग. मे का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए सजेस्ट जो हमारा वर्ब है उसके पहले टू नहीं लग रहा है. तो अब हम हमारे एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला क्या दिया है? एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो. तो टू ग्रो जो है ग्रो वर्ब का बुनियादी फॉर्म है. एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. अब हम बाकी के sentences देखते हैं. If we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. To put an end to all forms of violence against children. I want you to see and feel this today inside you. He was forced to kill his friends and family. Pick from the lesson the antonyms of. Antonym यानी जो अल्फाज opposite meaning के होते हैं. पहला है ignorance. Ignorance यानी जहालत, कुछ पता नहीं होना. इसका opposite word क्या है? awareness, knowledge. knowledge होना, जानकारी होना. Immortality. इसका opposite है mortality. Immortality यानी जो चीज कभी मरती नहीं है और mortality यानी जो चीज मर सकती है. Deny, accept. Violence, peace. Well known, unknown. Slavery, liberty. Slavery यानी गुलामी, liberty यानी freedom. Do as directed. Make nouns of the following. पहला टेबल जो है उसमें हमें verbs दिए गए हैं, उनसे हमें nouns बनाने हैं. Deliberate, deliberation. Prescribe, prescription. Distant, distance. Organize, organization. Violent, violence. Tolerant, tolerance. Extreme, extremist. Educate, education. Globalize, globalization. Make verbs of the following. अब दूसरे टेबल में हमें उसका verb form लिखना है. Universal, universalize. Global, globalize.
Change the following sentences to the other degrees of comparison without changing meaning. पहले degrees of comparison क्या है ये जानना जरूरी है। इस टॉपिक को हमने होली के वार्मिंग अप में कवर किया है। 6 मिनट 30 सेकेंड्स पर ये टॉपिक स्टार्ट होता है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। अब हमें हमारे एडजेक्टिव का डिग्री ढूंढना है। हमारे इस जुमले में जो हमारा एडजेक्टिव है वो है बिगेस्ट, और ये कौन सी डिग्री है? ये है सुपरलेटिव डिग्री। 3 किस्म की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हमारे जुमले में जो डिग्री है वो है सुपरलेटिव। अब हमें इन्हें पॉजिटिव और कंपैरेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। शुरू करते हैं एक आसान मिसाल के साथ। हमारा ये जुमला है द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी, यानी मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है। स्मॉलेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म है। कौन से वर्ड का? स्मॉल का। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री में। इसका रूल होता है कि जब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तो हमें हमारे सेंटेंस की शुरुआत करनी होती है इन अल्फाजों से, नो अदर। नो अदर यानी ऐसा और कोई नहीं है, ये हमें कहना है, राइट? तो नो अदर। ऑब्जेक्ट, हमारे जुमले में आपने अभी सीखा होगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट ये क्या होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है? हमारा ऑब्जेक्ट। और ये फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए, इज, वॉज या जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है जुमले में वो। और एज पॉजिटिव फॉर्म, एज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, जो हमारा एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है उसका पॉजिटिव फॉर्म। और फिर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि जुमला किसके बारे में है ये कौन बताता है? सब्जेक्ट। ये मेन चीज होती है जुमले की। तो हमारे जुमले में सब्जेक्ट कौन है? मर्क्यूरी। किसकी बात हो रही है? मर्क्यूरी की बात हो रही है। वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है अब? द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। हम एक प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो इज हमारा वर्ब है जो हम यूज करेंगे। एज पॉजिटिव फॉर्म, एज। अब स्मॉलेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म क्या है? स्मॉल। और ऑब्जेक्ट क्या है? प्लैनेट। तो हमारा जुमला क्या बन गया पॉजिटिव डिग्री में? नो अदर planet is as small as Mercury। अब कंपैरेटिव में देखिए, कंपैरेटिव में रूल क्या है? सब्जेक्ट, जो वर्ब है वो, कंपैरेटिव फॉर्म, जो हमारे एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म है वो, than any other। इन अल्फाजों का इस्तेमाल करना जरूरी है कंपैरेटिव में। than any other ये बताते हैं कि हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट, तो हमारा जुमला क्या बन गया? मर्क्यूरी इज स्मॉलर दैन, क्योंकि कंपैरेटिव फॉर्म क्या है? स्मॉलेस्ट का स्मॉलर, दैन एनी अदर। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लैनेट, तो प्लैनेट। अब हम हमारे दिए हुए जुमले को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस। अब सबसे पहले क्या ढूंढेंगे आप? सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में किस चीज की बात हो रही है? बिगेस्ट चैलेंज। तो बिगेस्ट चैलेंज कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट चैलेंज? फियर एंड इंटॉलरेंस। ये हमारे सब्जेक्ट है। वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर? इज। पॉजिटिव फॉर्म क्या है बिगेस्ट का? बिग। अच्छा, कंपैरेटिव फॉर्म बिगेस्ट का क्या है? बिगर। और ऑब्जेक्ट क्या है? जो ये रिमेनिंग हिस्सा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड। अब हमारा पॉजिटिव कैसे बना? नो अदर चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज एज बिग एज फियर एंड इंटॉलरेंस। अब इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म है फियर एंड इंटॉलरेंस आर बिगर दैन एनी अदर चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड। अब इस जुमले में और पिछले जुमले में एक फर्क है।
वो ये है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। पिछले जुमले में हमने कहा था कि बिगेस्ट चैलेंज यानी सबसे बड़ा चैलेंज। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी जो ग्रेट अवार्ड्स है उनमें से एक, ऐसा कह रहे हैं। तो जब इस तरीके का सेंटेंस होता है तो इसे हम किस तरह से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में तब्दील करते हैं, अब ये देखेंगे। अब हम हमारा रूल देखेंगे। पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए अब हम हमारे जुमले की जो शुरुआत है वो कर रहे हैं वेरी फ्यू, इन अल्फाजों से। वेरी फ्यू यानी बहुत कम ऐसी चीजें हैं, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हम कह रहे हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये एक से ज्यादा की अब बात हो रही है, इसलिए अब हम कह रहे हैं वेरी फ्यू। और ऑब्जेक्ट और आर वर वर्ब, अब देखिए ये यहाँ पर ये जो वर्ब है ये बदल गए हैं, ये प्लूरल फॉर्म में आ चुके हैं, एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए आर वर ये वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव फॉर्म एडजेक्टिव का और सब्जेक्ट। तो सबसे पहले बताइए कि सब्जेक्ट क्या है हमारे सेंटेंस का, किस चीज की बात हो रही है हमारे सेंटेंस में, नोबेल प्राइज की। द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑनर्स इन द वर्ल्ड। अब वर्ब कौन सा यूज करेंगे, हम आर का यूज करेंगे। इज फॉर्म को जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, जब एक से ज्यादा चीज की बात कर रहे हो तो इसका क्या हो जाता है, आर। एज पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म क्या है ग्रेटेस्ट का, ग्रेट। तो अब हमारा जुमला क्या बन गया, वेरी फ्यू ऑनर्स इन द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज द नोबेल प्राइज। अब कंपैरेटिव में देखिए, कंपैरेटिव का फॉर्म इस तरीके का होता है, सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक वर्ब होता है। कंपैरेटिव फॉर्म इन अल्फाजों पर ध्यान रखिए, दैन मोस्ट अदर, पिछली बार क्या था, दैन एनी अदर था, लेकिन अब हमें मोस्ट का इस्तेमाल करना है। और ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ध्यान में रखिए कि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता है। तो हमारा सेंटेंस है द नोबेल प्राइज सब्जेक्ट इज ग्रेटर दैन, कंपैरेटिव फॉर्म मोस्ट अदर ऑनर्स, मोस्ट अदर ऑनर्स यूज करना है इन द वर्ल्ड। प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है राहिल वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए किन चीजों की जरूरत है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे जुमले का, राहिल। आर वर, यहां पर हम वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, वॉज, वॉज का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, जमा फॉर्म क्या होता है, वर। पॉजिटिव फॉर्म क्या है ओल्डेस्ट का, ओल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, ओल्डेस्ट प्लेयर्स। तो हमारा जुमला बन गया वेरी फ्यू प्लेयर्स वर एज ओल्ड एज राहिल। अब हमें कंपैरेटिव देखना है। कंपैरेटिव में कौन सी चीजों की जरूरत है, सब्जेक्ट राहिल, कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वॉज। कंपैरेटिव फॉर्म ओल्डेस्ट का है, ओल्डर, और ऑब्जेक्ट क्या है, ओल्डेस्ट प्लेयर्स। तो हमारा जुमला बन गया राहिल वॉज ओल्डर दैन मोस्ट अदर प्लेयर्स। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस यानी जुमले। A sentence is a group of words that expresses a complete idea. Sentences can be classified in various ways. The following is a classification of sentences. Sentences की कई किस्में होती हैं। पहला है assertive sentence या statement. A sentence that makes a statement or assertion. For example, there are many villages in India. तो ये जो जुमला होता है ये एक कंप्लीट जुमला होता है जिसमें एक बात की जाती है, जिसमें और किसी चीज की एडिशन की जरूरत नहीं, ये एक फैक्ट प्रेजेंट कर रहा है, एक चीज को बता रहा है, कंप्लीटली हमें आइडिया मिल रही है। देयर आर मेनी विलेजेस इन इंडिया, ये हुआ असर्टिव सेंटेंस। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मैंने इन दो वीडियोस में काफी अच्छी तरीके से समझाया है, आप इन्हें देख सकते हैं। अगला है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन्हें हम हुक्मी सेंटेंसेस भी कह सकते हैं क्योंकि ये हुक्म देते हैं। रिक्वेस्ट भी हो सकता है, यानी दरख्वास्त के तौर पर भी
जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, ओपन योर बुक्स, यानी ये ऑर्डर दे रहे हैं कि कुछ करिए, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। बच्चों, अगर आपको कोई और डाउट है या सवाल पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमें ईमेल करिए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।